तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत। ठीक है, ये चैप्टर हम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हैं। जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए ये हमारा चैप्टर है। हम बोर्ड से लाइव आने में अभी असमर्थ है क्योंकि उससे चैप्टर जो है और भी लंबा हो जाएगा। तो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम इस तरीक़ा से चैप्टर को पढ़ाएंगे कि जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं वे सारे क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। सबसे पहला चीज़ है कि यदि हम बात करें कि खनिज किसे कहते हैं, पहला चीज़ हमारा है कि खनिज किसे कहते हैं। ठीक है ना। खनिज की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए तत्वों के निष्कर्षण एवं उनके सिद्धांत। तो हमारा तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक बनता है वो यही बनता है कि ये तत्व क्या है। तत्व क्या है, पहले तत्वों के बारे में जान लें, तब जाकर ना हम समझेंगे कि तत्व, यदि तत्व हमें समझ में आ जाए तो हम समझेंगे कि जो इसका निष्कर्षण होता है वह क्या है, कैसे होता है। तो तत्व के बारे में हम बताएं आपको कि तत्व वह है जो हमेशा सिंगल अकेले ही इसे पृथ्वी से निकाला जाता है। ठीक है ना। ये किसी के साथ जुड़े नहीं रहते हैं, सिंगल रूप में पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, तत्व कहलाते हैं। ठीक है ना। तत्व जिनकी संख्या पीरियोडिक टेबल में आप लोग पढ़े होंगे कि 118 है। ठीक है। तत्व में आपका हाइड्रोजन आएगा, हीलियम आ सकता है, लिथियम, सोडियम, ये सारे के सारे तत्व हैं। ठीक है ना। लेकिन इसी चीज़ को यदि हम लिखें H2, ऐसे लिखें H2, तो क्या H2 तत्व है? बिल्कुल नहीं। क्या CO2 तत्व है? बिल्कुल नहीं। H2 जो है ना, ये दो हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तब जो तत्व होते हैं, तत्व और तत्व, ये दोनों तत्व आपस में ही एक बंधन क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। यदि इनको कोई अदर तत्व ना मिले तो, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का, कार्बन का यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मिल गया है, तो ये ऑक्सीजन के साथ में अपना क्रिएशन कर लिया है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन को केवल हाइड्रोजन के साथ, यानी वायुमंडल में कोई भी तत्व जब अकेले रहे ना और उसके कोई साझेदारी वाले तत्व ना मिले तो खुद के तत्व से, यानी खुद से ही रिएक्ट करके यौगिक में बदल जाते हैं। ठीक है ना। खुद से ही बंधन बनाकर, बॉन्ड बनाकर यौगिक में बदल, तत्कालिक यौगिक में चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना। ये आपका यौगिक हो जाता है। और तत्व जो है हमेशा सिंगल रूप में पृथ्वी में पाए जाते हैं। और पहला हमारा यह ऑप्शन है, क्या ये जो तत्व है, या हम धातु कहें या जो भी कुछ कहें, ठीक है ना, धातु समझ लेते हैं, धातु, मेटल, क्या जो धातु है, धातु उसी रूप में प्राप्त होता है? धातु जो होते हैं, धातु को हम जिस रूप में देखते हैं, जैसे धातु को, जैसे लोहा का आप लोग दरवाज़ा भी देखे होंगे घर में, दरवाज़ा, इसके अलावा लोहा के अनेकों वस्तुएं, लोहे की अनेकों वस्तुएं देखे होंगे, लोहे की अनेकों वस्तुएं, क्या ये लोहे की अनेकों वस्तुएं जो है इसी रूप में प्राप्त होती है? क्या इनका निष्कर्षण इसी रूप में होता है? बिल्कुल नहीं। ये जिस रूप में हमें दिखती है उस रूप में इसका निष्कर्षण नहीं होता है। सबसे पहले इसे खनिज के रूप में प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले इसे हम लोग खनिज के रूप में प्राप्त करते हैं। खनिज, खनिज यानी धातुओं के वे यौगिक होते हैं जिन्हें पृथ्वी के परतों से खनन क्रिया के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है ना। खनिज के लिए हम परिभाषा यहाँ पर लिख सकते हैं कि धातुओं के वे यौगिक जिन्हें पृथ्वी की परतों से खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। हम बीच बीच में इसको पॉज कर देते हैं ताकि आप लोगों का क्लास लंबा ना हो। ठीक है ना। क्लास लिखेंगे साथ साथ में तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा जहाँ पर भी हमें लग रहा है लिखने वाले बात है वहाँ पर वीडियो को हम पॉज करेंगे। ठीक है।
मतलब खनिज वह होता है जिसे पृथ्वी से खोदकर निकाला जाता है। अब क्या खनिज ही धातु होता है? क्या खनिज ही लोहा सोना चांदी होता है? बिल्कुल नहीं। इस खनिज को प्रोसेस करके इससे लोहा बनाया जाता है, धातु बन निकाला जाता है। लोहा ही नहीं, लोहा तो फॉर एग्जाम्पल सोना चांदी हर एक धातु जिसे हम जिस रूप में देखते हैं उस रूप में लाने के लिए हमें प्रोसेसों से गुजरना पड़ता है। खनिज तो समझ लिए। दूसरा वे प्रोसेस कौन कौन से है, ठीक है ना, उसे भी हम लोग समझते हैं। खनिज समझ लीजिए कि धातुओं के वे यौगिक जिन्हें पृथ्वी के परतों द्वारा निकाला जाता है। अगला जो यौगिक है हमारा अयस्क, बिल्कुल आसान चैप्टर है, इसे हम लोग 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं, ठीक है ना। अयस्क, ये अयस्क क्या होता है? देखिए अयस्क खनिज, वे खनिज, ये क्या होता है, वास्तव में ना खनिज और अयस्क में कोई अंतर नहीं है। खनिज अयस्क ही खनिज है, खनिज ही अयस्क है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है कि वे खनिज जिससे धातुओं का निष्कर्षण आसानी से किया, कम खर्च में किया जाए, ठीक है ना। मतलब इसको समझने के लिए हम यहाँ पर बता दें कि खनिज मान लीजिए हमें कि लोहा प्राप्त करना है, ठीक है ना, खनिज हमें लोहा प्राप्त करना है, ठीक है ना। अब हम 3 जगह से खनिज को या 2 जगह से खनिज को निकाले, इतना इतना खनिज को हम निकाले, ये 3 मान लीजिए इसको ABC 3 स्थान से हम खनिज को निकाले हैं, राइट। अब यहाँ पर देखना है कि इस तीनों स्थान से कौन से स्थान से जल्दी और कम खर्चे में हमें खनिज मिल जाए, ठीक है ना। कौन से मैंने कम से कम खर्चे में हमें खनिज मिल जाए, ठीक है ना, उसी चीज़ को हम अयस्क कहते हैं और कुछ नहीं। मान लीजिए कि ए से हमें कम खर्च, ठीक है ना, कम खर्च और जल्दी, ठीक है ना, कम खर्च और ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में हमें यहाँ से अयस्क प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, मतलब खनिज प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारे लिए अयस्क होगा। देखिए लोहा तो यहाँ से भी Fe यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है और यहाँ से भी मिल रहा है, लेकिन हम जल्दी कम खर्च में ज़्यादा मात्रा में हमें ए स्थान से मिल रहा है, मतलब ए हमारे लिए अयस्क हो गया, ठीक है ना। अब लोहा तो हमारे जो हमारी मिट्टी है इसमें भी कुछ कुछ अंश मिल जाएंगे, तो क्या हम अपनी मिट्टी से लोहा निकालेंगे? नहीं, हम देखेंगे कि ज़्यादा मात्रा में कहाँ से निकल रहा है, कम खर्च हो, ज़्यादा मात्रा में निकले, वहीं से खुदाई शुरू करेंगे, वहीं आपका अयस्क होता है। यानी अभी बताए ना कि खनिज ही आपका अयस्क होता है, अर्थात कहने का मतलब कि वे खनिज जिसमें ठीक है, जो भाई नोट्स कर रहे होंगे उनके लिए भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हम लोगों का, अब क्या समझने वाले हैं, अब हम लोग समझेंगे गैंग, ठीक है ना। एक गैंग या इसे हम लोग मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप लोग पढ़े होंगे जरूर। गैंग, मैट्रिक्स, आधात्री, बहुत लोग इसको आधात्री भी कहते हैं, आधात्री। अब ये क्या चीज़ होता है, ध्यान दीजिएगा। अयस्क के अंदर जो हम अभी अयस्क पढ़े ना, अयस्क के अंदर जो अशुद्धियाँ पाई जाती है ना, जो अवांछनीय पदार्थ पाए जाते हैं जिनको हमारे लिए ज़रूरत नहीं, जैसे मिट्टी मान लीजिए या कंकड़ मान लीजिए, पत्थर मान लीजिए, वही चीज़ होता है आपका गैंग, ठीक है ना। अयस्क के अंदर अशुद्धियाँ या कहे तो अवांछनीय पदार्थ, ठीक है ना। अयस्क के अंदर अशुद्धियाँ या अवांछनीय पदार्थ आपका ये गैंग होता है या मैट्रिक्स होता है। तो समझ में आ गया। अगला चीज़ समझते हैं हम लोग, इस छोटे छोटे चीज़ें आप लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो ये शायद 2023 में पूछा था, देख लीजिएगा आप लोग। अगला जो हमारा टॉपिक है धातु क्रम, ठीक है ना। ये धातु क्रम क्या होता है? धातु क्रम ध्यान समझिएगा, ये एक प्रकार का विधि है, ठीक है ना, जिसमें अयस्क द्वारा धातु का निष्कर्षण किया जाता है। इसके लिए अलग अलग चरण है, ठीक है ना। तो धातु क्रम क्या आता है कि अयस्क से धातु प्राप्त करना, धातु का निष्कर्षण करना या प्राप्त करना, ठीक है ना, धातु का निष्कर्षण करना, ठीक है ना। इसमें भी विधि होता है। तो धातु क्रम पूछे, धातु क्रम क्या है, तो हम कहेंगे कि वह विधि जिसमें अयस्क द्वारा धातु का निष्कर्षण होता है, ठीक है ना, धातु क्रम कहलाता है। मतलब जिसमें धातु का अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जाए, जो अयस्क हमें जैसे गैंग को बाहर निकालकर जो भी अयस्क बचे उस अयस्क को
हम क्या करेंगे, उससे मूल धातु को प्राप्त करेंगे, वो आपका धातु क्रम कहलाता है। एक और छोटा सा यहीं पर टॉपिक आता है गालक। गालक, अब प्रश्न है गालक क्या है भाई? गालक तो ये एक प्रकार का पदार्थ है जो प्रगलन के समय, ठीक है ना, भट्ठी में अम्लीय या क्षारीय अशुद्धि को दूर करने के लिए मिलाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि धातु क्रम से हम तो निकाल लिए, क्या अयस्क निकाल लिया, अपना धातु निकाल लिए। अब उस धातु के अंदर अम्ल का गुण होगा और क्षार का भी गुण होगा। तो उस अम्लीय और क्षारीय चीज़ को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, उस अशुद्धियों को बाहर दूर करने के लिए इसे गालक को मिला दिया जाता है उसमें। और गालक क्या, एक प्रकार का पाउडर की तरह होता है जो इसमें से अम्ल अशुद्धियाँ बाहर कर देता है, उसे निष्क्रिय कर देता है, और जिसे हम गालक कहते हैं, ठीक है ना। ये जो होता है ना, जैसे अम्लीय अशुद्धि रहेगा ना, तो उस अम्लीय अशुद्धि को धातुमल में परिवर्तित करता है। गालक अम्लीय अशुद्धि को धातुमल में बदलता है, ठीक है ना। तो चलिए लिख देते हैं कि वह पदार्थ जो प्रगलन के समय, ठीक है, यानी कोई पूछे आपसे धातुमल क्या होता है, तो कहें कि अम्लीय अशुद्धि जब हम मिलाते, गालक को मिलाते हैं तो अम्लीय अशुद्धि को धातुमल में बदल देता है, ठीक है ना। देखिए एक और चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर कि यदि धातुमल के अंदर में अम्लीय अशुद्धि हो, उसमें दोनों गालक मिला देते हैं, अम्लीय अशुद्धि हो तो उसे दूर करने के लिए उसमें क्षारीय गालक, और यदि क्षारीय अशुद्धि हो, अशुद्धि जो है उसमें क्षारीय है, तो उसे दूर करने के लिए उसमें अम्लीय अशुद्धियाँ मिला दी जाती है। कितने अम्लीय अशुद्धि मिला जाती है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे जो है हम लोगों का वह है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में भी कुछ लेते हैं, जैसे SiO2 एग्जाम्पल में लेंगे तो SiO2, ठीक है ना, P2O3, ठीक है, ये आपका जो है हमारा खनिज है, ठीक है ना, अयस्क है। बोरेक्स भी ले सकते हैं आप लोग, मतलब जितने हो, ये आपका अम्लीय अशुद्धि है। O2 इसमें ऑक्साइड हो अम्लीय, जिसमें वो ऑक्साइड जैसे मिट्टी ना हो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्षारीय अशुद्धि है। क्षारीय गालक की बात करें तो क्षारीय गालक के अंदर आ जाएगा आपका CaO, MgO, ठीक है ना, या FeO, ठीक है ना। ये आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फेरिस ऑक्साइड, ये जो है ना आपका क्षारीय गालक में आ जाए, कैल्शियम मैग्नीशियम और ये फेरिस, ये जो है क्या होगा, क्षारीय में आ जाएगा, ठीक है ना, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अब अगला जो है हम लोगों का टॉपिक, उसे देखते हैं धातुमल। धातुमल बड़ा ही सिंपल है। धातुमल क्या होता है, देखिए जो तत्व होते हैं ना जी, अयस्क से हम गालों को निकालने के लिए क्या करते हैं, अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने के लिए उसमें हम गालक मिला देते हैं, ठीक है ना। यानी अयस्क के अंदर अशुद्धि रहेगा और उस अशुद्धि को दूर करने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, गालक मिलाते हैं। अब अशुद्धि यदि अम्लीय हो तो क्षारीय गालक, यदि क्षारीय हो तो अम्लीय गालक मिलाते हैं, ठीक है ना। बस वही चीज़ आपका बनता है धातुमल, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि गैंग प्लस गालक, गैंग प्लस गालक, यानी गैंग में यदि हम गालक को मिलाएंगे तो ये हमारा बनेगा धातुमल, ठीक है ना, धातुमल बनता है। यानी अम्लीय अशुद्धि यदि रहे तो जब उसमें क्षार गालक मिलाते हैं, क्षारीय गालक, तो वो धातुमल में परिवर्तित करता है। या क्षारीय गालक हो, यदि उसमें अम्लीय अशुद्धि और क्षारीय गालक मिलाते हैं तो वो भी आपका धातुमल में ही परिवर्तित करता है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधी है कि अयस्क से गैंग को दूर करने के लिए, अशुद्धियों को दूर करने के लिए उसमें जो गालक मिलाया जाता है तो उसके बाद वह गालक के साथ रिएक्ट करके धातुमल बना देते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो बस यही होता है धातुमल। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख भी दिए हैं हम धातुमल का कुछ और बातें कि धातुमल का घनत्व एवं गलनांक धातुओं से कम होता है। धातुमल जो होता है ना, इसका गलनांक जो होता है धातु से कम होता है और कम घनत्व के कारण धातुमल जो है गलित धातु के ऊपर एक रक्षित परत बनाता है। एक देखिए ना, लोहा वहा के जब बनता है, भट्टी से निकलता है, उस पर एक पाउडर जैसा चिपका रहता है, वही तो है धातुमल, और का रक्षित बनाकर धातु को ऑक्सीकृत होने से बचाता है। यानी जब आप नया लोहा को पकड़िएगा ना तो उस पर ये पाउडर जैसा एक निकलेगा, उस पर हम लोग टच करते हैं, छूते हैं या नीचे गिरता भी है, ठीक है ना। वही है धातुमल रहता है जो ऑक्सीकरण, यानी जब तक वो रहेगा उस पर ना उसे जंग नहीं लगता है उसमें, लेकिन वह
धुल जाता है या गिर जाता है तो जंग पकड़ने लगता है, ठीक है ना। तो वही धातु मल होता है, एक प्रकार से वह रक्षा भी करता है ये गैंग के साथ मिलकर, ठीक है ना। अगला जो है हम लोगों का टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है, मैट है। मैट क्या होता है, ठीक है ना। मैट के बारे में बात करें तो देखिए प्रगलन के बाद जो अशुद्ध प्राप्त अशुद्ध होता है उसे धातु मैट कहलाती है। यानी इसे हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि प्रगलन के बाद प्राप्त अशुद्ध धातु मैट कहलाती है, ठीक है ना। यानी प्रगलन के बाद जो अशुद्ध धातु है उसी धातु को हम लोग कहते हैं मैट कहते हैं। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल रिएक्शन देते हैं, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं लोहा है Fe, ठीक है ना। इसमें क्या है, अशुद्ध है SiO2 है, मिट्टी, ठीक है ना, मिट्टी हम कह सकते हैं इसे। और इसमें हम गालक मिलाते हैं CaO, ठीक है। ये आपका अम्लीय है तो इसमें हम गालक मिलाएंगे CaO, ठीक है ना, क्षारीय। और जब ये आपस में रिएक्शन करेगा तो बनेगा CaSiO3, ठीक है ना, कैल्शियम, ठीक है ना। SI मिट्टी है वो, ठीक है ना। ये आपका होता है धातु मल, ये क्या है, धातु मल कहते हैं, ठीक है ना, धातु मल है, ठीक है ना। इसी प्रकार से धातु के निष्कर्षण की अब हम लोग बात करते हैं, धातु के निष्कर्षण, ठीक है ना। धातु का निष्कर्षण छोटा सा है, बड़ा नहीं है। धातु का निष्कर्षण, ठीक है। धातु का निष्कर्षण 4 पदों में होता है, 4 तरीका से। अभी हम जितना पढ़ाए ना बस उसको सब मिला दीजिए आपस में। धातु का निष्कर्षण के लिए 4 स्टेप है। पहला स्टेप में क्या होता है कि अयस्क का सांद्रण किया जाता है, अयस्क का सांद्रण, ठीक है ना। अयस्क का सांद्रण करने का मतलब सबसे पहला काम कि आपको खनिज खोजकर हम ये खनिज में हम ये देखेंगे कि हमें कहाँ से सस्ता और कम खर्चा में एक खनिज प्राप्त हो रहा है, मतलब वही अयस्क का सांद्रण। सबसे पहले हम मूल स्रोत खोजेंगे अयस्क का, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में उसका भर्जन या निष्पादन करेंगे। भर्जन या निष्पादन, उसका हम करेंगे भर्जन या निष्पादन एवं निस्तापन, भर्जन या निस्तापन करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद स्टेप 3 में एक एक चीज़ को फिर से पढ़ेंगे बारी बारी से। स्टेप 3 में हम उसका उपचयन करेंगे, ठीक है ना। और स्टेप 4 में अंतिम स्टेप आपका, इस स्टेप में हम लोग उसका शोधन करेंगे, ठीक है ना। तो ये 4 चरणों में आपका धातु का निष्कर्षण होता है, धातु प्राप्त होता है। सबसे पहले अयस्कों को खो जाता है, फिर उसमें भर्जन या जारण किया जाता है, फिर उपचयन, उसको क्लियर करके साफ करके उसके बाद उसका साफ शोधन करके उसे क्लियर निकाल दिया जाता है कि ये आपका हो गया, धातु का बनकर तैयार हो गया, ठीक है ना। हम इस चीज़ को एक एक करके बारी बारी से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग आते हैं अयस्क का सांद्रण, ठीक है ना। अयस्क का सांद्रण के बारे में समझते हैं कि अयस्क का सांद्रण क्या है। अयस्क का सांद्रण, ठीक है ना। देखिए अयस्क का सांद्रण की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं, जैसे बालू हो गया, रेत हो गया, मिट्टी हो गया, कंकड़ हो गया, ठीक है ना, इसे अयस्क से निष्कासन करते हैं। और इसे निष्कासन करके इसका सबसे पहले हम सहेजीकरण करते हैं, या सहेजीकरण ये कहलाता भी है, ठीक है ना। यानी हम क्या करते हैं, पहला स्टेप में अयस्क से रेत कंकड़ जैसे मतलब अवांछनीय पदार्थ को बाहर निकालते हैं, यानी धातु को सहेजते हैं। अर्थात इसी को हम लोग सहेजीकरण भी कहते हैं, इसे सहेजीकरण भी इसे कहा जाता है, सहेजीकरण भी कहते हैं, ठीक है ना, कहते हैं, ये सहेजीकरण भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसके लिए भी अलग अलग मेथड का उपयोग किया जाता है। 10th में आप लोगों को हम पढ़ाए थे कि इसके लिए हम अलग अलग भी मेथड का उपयोग करते हैं, कैसे इसको अलग करते हैं। तो देखिए पहला जो इसका है अलग करने के लिए, इसके गुरुत्वीय पृथक्करण विधि भी बोलते हैं हम लोग। पहला विधि है, ये मेथड है आपका, ठीक है ना। गुरुत्वीय
गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहते हैं, ठीक है ना। ये जो है आपका Fe2O3 प्लस इसमें SnO2 हेमेटाइट और ये आपका अशुद्धि होता है इसमें, हेमेटाइट और अशुद्धि, ठीक है ना। हेमेटाइट अशुद्धि इसमें अलग किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा जो होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि होता है, मतलब चुंबक गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से क्या होता है ना कि ऐसे किया जाता है कि इसे हम लोग जैसे आप लोग देखे होंगे कि ऊपर से नीचे किसी चीज़ को गिराते हैं तो हमें पता है कि जो भारी कण होता है वो पहले गिर जाता है, जो हल्के कण होता है वो थोड़ा सा विराम देता है। तो क्या होता है ना, आप लोग एक तरीक़ा से देखे होंगे, इसे हम लोग समझाने के लिए बता रहे हैं कि वो सानी वगैरह देखे होंगे, उसमें भी आपका इस तरह का यूज किया जाता है। मतलब उसी चीज़ वो नहीं है यहाँ पर अयस्क का संधारण हमें करना है, लेकिन उस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि उसमें क्या होता है ना, गेहूं के साथ में भूसी होता है, चाहे धान के साथ में भूसी होता है। जब हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो गुरुत्व के कारण दोनों नीचे आता है, लेकिन जो भारी कण उसमें गेहूं और धान का होता है ना, वो भारी कण आपका नीचे गिर जाता है जल्दी से, और जो हल्के कण होते हैं ना ऊपर भी रुके रहते हैं, वो उसके अपेक्षा थोड़ा सा ऊपर रहते हैं। उसी टाइम हम क्या करते हैं, पीछे से हवा मारकर उसको आगे या पीछे की तरफ गिरा लेते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये भी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के अंतर्गत आएगा। बस इसी विधि में हम लोग अपना अयस्क का उपयोग करेंगे गुरुत्वीय विधि से। दूसरा जो विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय, ये सबसे बढ़िया मुझे लगता है कि विधि है, ठीक है ना, पृथक्करण। इसमें क्या होता है ना, देखिए इसमें मान लीजिए Fe3O4 ले लिए, मैग्नेटाइट, मतलब इसमें से धातु को अलग करने के लिए सबसे अच्छी विधि मुझे लगती है, ठीक है ना। इसमें FeWO4, ठीक है ना, ये आपका अशुद्धियाँ है, यदि मिला दें तो ये हमें लगता है ना कि ये सबसे आसान तरीका है। देखिए जो मैग्नेट धातु का जो कण होता है, पता है हमें कि मैग्नेट पर चिपक जाता है, अशुद्धियाँ नहीं चिपकती है। बस सबसे अच्छा तरीका है कि इसे हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट के बेल्ट से गुजार देंगे, और जब मैग्नेट से बेल्ट ले गुजारेंगे तो सारे जो उसमें धातु के कण रहेंगे, सारे कण उसमें चिपक जाएंगे, और जो अशुद्धियाँ रहेगी वो नीचे गिर जाएगी। इस तरह हम उसे आगे ले जाकर हटा सकते हैं, यानी ये भी हमारा विधि एक अच्छा है सबसे न। इसके अलावा रासायनिक विधियाँ भी है, रासायनिक विधि की भी हम लोग बात कर सकते हैं। और रासायनिक विधि जैसे कि रासायनिक पृथक्करण विधि के नाम से हम लोग जानते हैं इसे, रासायनिक पृथक्करण विधि, रासायनिक पृथक्करण विधि। देखिए रासायनिक पृथक्करण विधि की बात करें ना, तो इस विधि में निक्षालन प्रक्रिया के द्वारा हम इसे अलग कर सकते हैं। यानी कहा जाए जैसे इसमें एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के अलावा सोना है, ठीक है ना, सोना के अलावा आपका चांदी भी, इस विधि से हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। चौथा बात करें ना तो ये होता है आपका झाग प्लवन विधि, ठीक है ना। ये विधि से भी हम लोग अपने अशुद्धियाँ को अलग कर सकते हैं, या इसे झाग प्लवन विधि या फेन प्लवन विधि भी बोला जाता है। झाग के स्थान पर फेन भी लिखा जा सकता है, फेन प्लवन विधि। ये भी एक विधि होता है। इसमें क्या होता है, सल्फाइड अयस्क को जो जिसमें गैंग होते हैं ना, उसे मुक्त कराया जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कुछ तेल से निकाला जाए, तेल निकाला जो भी तो आपका है ना, तेल या तारपीन का तेल, इन सब चीज़ों को इससे अलग निकाला जाता है। और इसे भी देखा जाए ना तो एक प्रकार से गुरुत्वीय पृथक्करण का ही विधि है, क्योंकि इसमें भी जब झाग किया जाता है तो उसमें जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो हल्के कण होते हैं वो झाग के साथ में ऊपर आने लगते हैं। देखते हैं एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये भी आपका उसी का टाइप है, ठीक है ना। पहला तो हो गया हम लोग का। अब दूसरा की बात करें तो हमने वहाँ पर बताया था कि आपको भर्जन और निस्तापन, भर्जन या निस्तापन, ठीक है ना, भर्जन एवं निस्तापन दोनों अलग टॉपिक है, इस यहाँ पर एवं होगा, ठीक है ना, दोनों अलग टॉपिक है। देखिए भर्जन की बात करें तो जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उन्हें वायु की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं ना तो वह आपका क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए हम यहाँ पर भर्जन को समझें तो भर्जन में जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, भर्जन एक तरफ लिख देते हैं, निस्तापन एक ही बार में दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। तो भर्जन में जो आपका सल्फाइड अयस्क होते हैं ना, तो सल्फाइड अयस्कों को जब वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं
तो उससे जो गर्म करके ऑक्साइड में जो परिवर्तित किया जाता है वो आपका भर्जन होता है। और इसमें क्या होता है ना कि हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट तथा जल योजित ऑक्साइड के साथ में इसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। यानी इसमें हम करें तो अयस्कों को वायु के उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वायु की प्रेजेंटी उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले लिए ZnS और इसके साथ में हम ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो रिएक्शन करके ZnO बनाएगा ना, अब प्लस SO2 बनाएगा। लेकिन ये तो पहले संतुलित भी कर देते हैं इसको, 2 और इसमें 2, इसमें यहाँ पर भी आपका 2 कर देते हैं तो ये आपका 2 इधर ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 3 इधर से गुणा कर देते हैं और यहाँ पर 2। ये तो आपको पता ही होगा संतुलित करना है। ठीक है, हो गया। निस्तापन में वायु के अयस्कों को जो है वायु के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। इसमें अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं वायु की अनुपस्थिति में। ये वायु की उपस्थिति में और ये वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा ZnCO3। ठीक है ना, इसको हम यदि गर्म करेंगे वायु के अनुपस्थिति, जहाँ पर वायु न हो। ठीक है ना, वायु न हो यानी कि इस बंद पात्र में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे, उसमें गर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गर्म होगा तो बनेगा ZnO। ठीक है ना, आप प्लस CO2 गैस के रूप में ऊपर चला जाएगा, ZnO आपका सोल्ड के रूप में स्थिर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका होता है भर्जन और जारक। बस इसमें वायु की उपस्थिति में गर्म करे तो भर्जन, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करे तो जारक। ठीक है ना, तीसरा जो होता है उपचयन, उसे समझते हैं कि तीसरा हमने पढ़ा था उपचयन। ये उपचयन क्या होता है समझिएगा आप। धातु ऑक्साइड का धातु से उपचयन, यानी धातु के ऑक्साइड से धातु को उपचयन हम कैसे करते हैं। यहाँ पर एक हेडिंग बनाते हैं हम लोग कि धातु ऑक्साइड से का धातु में उपचयन, यानी उपचयन वह प्रक्रिया है जिससे धातु के ऑक्साइड से धातु में बदला जाता है। ठीक है ना, अब इसके भी टाइप होते हैं अपना। जैसे मान लीजिए कोई पूछे कि उपचयन क्या होता है, कहेंगे कि जो धातु का ऑक्साइड है ना, जो धातु का ऑक्साइड हमें मिलता है जैसे भर्जन या निष्पादन के बाद में, उस ऑक्साइड को हम धातु में जब परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। राइट, ठीक है ना। अब उपचयन तो समझ गया। अब ये भी इसका भी टाइप होता है। पहला जो होता है रासायनिक उपचयन। पहला क्या होता है, रासायनिक उपचयन। रासायनिक उपचयन में देखिए ये 2 प्रकार से, एक कार्बन के द्वारा तो एक एल्युमिनियम के द्वारा, दोनों अलग अलग। कार्बन के द्वारा एल्यूमिनो तापीय उपचयन, एक इसमें भी आपका 2 कर देते हैं हम। एक होता है कार्बन द्वारा, ठीक है ना, कार्बन द्वारा उपचयन। ठीक है ना, कार्बन द्वारा उपचयन जैसे मान लीजिए जिंक हो गया, PV शीशा हो गया, SN हो गया, ये सारे सबका जो होता है आपका कार्बन के द्वारा उपचयन कराते हैं। तो एक और उपचयन कराते हैं रासायनिक में, एल्यूमिनो तापीय उपचयन। ठीक है ना, एल्यूमिनो तापीय उपचयन। ये जो उपचयन होता है ना, ये आपका जैसे मान लीजिए MnO2 हो गया, FeO हो गया, ठीक है ना, एल्यूमिनो द्वारा होता है। या मान लीजिए कि हम लोग लिख सकते हैं, हाँ ये 2 एग्जाम्पल हैं काफ़ी। ठीक है ना, तो रासायनिक उपचयन में एक कार्बन के द्वारा उपचयन करके, जैसे मान लीजिए जिंक निकालते हैं, लेड निकालते हैं, सिलिकॉन निकालते हैं, ये भी तो धातु है ना। एक एल्यूमिनो के द्वारा हम लोग निकालते हैं, जैसे आयरन का ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, एल्यूमिनो के द्वारा ये सब प्राप्त होता है। एक चीज़ ये भी हो गया। आगे यदि बात करें हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं एक स्व उपचयन। मान लीजिए 2 नंबर की बात करें तो ये आपका होता है स्व उपचयन कह सकते हैं, स्व उपचयन मतलब क्या, खुद से उपचयन हो जाए, अपने आप खुद से इसका उपचयन हो जाए। जैसे मान लीजिए कॉपर ले लीजिए, हाँ एग्जाम्पल में कॉपर ले सकते हैं, CO, ठीक है ना, PB भी हो जाएगा ना,
लेड का भी होता है खुद से, मतलब CuS के साथ यदि ऑक्सीजन, देखिए खुद से मतलब क्या, वायुमंडल में ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन से करेगा भाई, खुद से मतलब ऑक्सीजन से, तो CuS ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो आपका बनेगा Cu2O प्लस SO2, ये आपका निकल गया, आपका यह शुद्ध बार, ये आपका धातु प्राप्त हो गया। मान लीजिए Cu2S हम ले लेते हैं और इसका जो है हम रिएक्शन कराते हैं Cu2O से, ठीक है ना, तो ये आपका बनेगा Cu प्लस SO2, ये आपका धातु जो है प्राप्त हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है ना। Cu आपका ये कॉपर निकल गया 2 स्टेप में ही, ये खुद से अपचयन कर लेता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 नंबर की बात करें, ये होता है विद्युत अपघटनीय अपचयन, विद्युत अपघटनीय अपचयन। ये विद्युत अपघटनीय अपचयन क्या है, तो देखिए जो उच्च विद्युतनीय धातु होते हैं ना, जैसे सोडियम हो गया, मतलब जिसके जो अधिक क्रियाशील हो, ऐसे जो क्रियाशील धातु है, उच्च विद्युत धनी धातु है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए सोडियम हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है ना, ये सब उच्च धातु है, ठीक है ना। तो इनका जो है अपघटन हम ऐसे नहीं, इसका रासायनिक विधि द्वारा या स्व अपचयन के लिए छोड़ दीजिए, खुले में ब्लास्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए खास मेथड का उपयोग होता है, जिसे विद्युत अपघटनीय उपचयन कहते हैं, विद्युत अपघटन के द्वारा इसका उपचयन कराया जाता है, ठीक है ना। चौथा जो है धातु विस्थापन विधि, चौथा जो होता है धातु विस्थापन विधि, धातु विस्थापन विधि। जो धातु विस्थापन विधि है ना, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ धातु ले लीजिए, कुछ भी, अगर कोई भी धातु का Cu प्लस Al प्लस Ag, Au ले लीजिए, Au, ठीक है ना, प्लस Ag, ठीक है, ये इन सब चीज़ इन सब चीज़ का हम लोग धातु विस्थापन विधि के द्वारा कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, धातु को विस्थापित करना है, धातु को निकाल लेना है, और क्या, धातु विस्थापन में धातु को निकालना है, तो हम यहाँ पर करते हैं, जैसे मान लीजिए Cu2S ले लिए, ठीक है ना, इसमें हम हाइड्रोजन को मिला देते हैं, ऑक्सीजन को मिला देते हैं, मिलाने के बाद हमारा बनेगा Cu2SO4, ठीक है ना। अब प्लस मान लीजिए जब ये इतना बन गया तो यहाँ पर बनेगा क्या, H2SO4 बनेगा, भाई H2SO4 को बाहर निकाल दिए, ठीक है ना। अब इसके साथ में यदि हम कराएं कि जो हमारा मिला है क्या, Ag2S हम ले लेते हैं, ठीक है ना, इसमें NaCl नमक को मिला दीजिए, ठीक है ना, NaCl या NaCN, ठीक है, और इससे जो रिएक्शन बनेगा, इसी का है, इससे जो रिएक्शन बनेगा, ये बनेगा हमारा NaHeCN, ठीक है ना, कह सकते हैं, और ये आपका Na निकल जाएगा, ठीक है ना, ये आपका एक रिएक्शन बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। धातु विस्थापन विधि मतलब क्या, धातु को बाहर निकालकर जब हम उसका विस्थापन कराएंगे तो धातु विस्थापन विधि होता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं आसवन, ठीक है ना। यह आसवन क्या होता है, आसवन, देखिए आसवन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि वाष्पशील धातुओं का शोधन किया जाता है, मानो वैसे धातु जो खुले वायुमंडल पर छोड़ने पर वाष्पीकरण हो, जिसका वाष्पीकरण तेजी से हो, उस धातुओं का हम इसमें शोधन करते हैं। मैंने कह सकते हैं कि इसमें वाष्पशील धातुओं का शोधन किया जाता है, इसमें वाष्पशील धातुओं का शोधन किया जाता है, काम खत्म। अगला जो हेडिंग है हमारा ऑक्सीकरण। देखिए ऑक्सीकरण जो है ना, इसमें क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कोई एक धातु है, जैसे लेड ले लीजिए, किसी धातु को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग ऑक्सीकृत किया जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है ना। किसी भी धातु को शुद्ध करने के लिए उसे ऑक्सीकृत किया जाता है, ठीक है, किसी भी धातु को शुद्ध करने के लिए शुद्धिकरण, किसी धातु का शुद्धिकरण कह सकते हैं, किसी धातु का शुद्धिकरण ऑक्सीकरण कहलाता है, किसी भी धातु का शुद्धिकरण ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है ना। विद्युत अपघटनी की बात करते हैं, इसके ये भी होता है आपके विद्युत अपघटनी से, इसे याद रखिएगा कि Cu कॉपर, Au Ag, ठीक है, Sn, इन धातुओं का लगभग शोधन जो है विद्युत अपघटनी द्वारा होता है, विद्युत अपघटनी के द्वारा, याद करने लायक चीज़ है, द्वारा होता है, ठीक है ना। एल्युमिनियम का शोधन, Al का शोधन, मान लीजिए Al का जो शोधन है ये आपका
हुम विधि के द्वारा होता है, हुम विधि द्वारा, ठीक है ना। इसके अलावा वितरण विधि के द्वारा भी शोधन कराया जाता है, ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। देखिए भूपर्पट्टी से सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु क्या है, देखिए हमारे, देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमारे भूपर्पट्टी में, पृथ्वी में भूपर्पट्टी के बारे में भी नाम लिए हैं तो चर्चा करिए देते हैं कि भूपर्पट्टी क्या होता है। देखिए जो हमारी पृथ्वी है ना, जिस पृथ्वी के लेयर से हम इन धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, निकालते हैं, वह परपट्टी, वह परत भूपर्पट्टी कहलाता है। तो हमारी भूपर्पट्टी में नंबर 1 पहला स्थान पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु जो है ना, वो है आपका एल्युमिनियम, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है लोहा, 2 नंबर पर आपका लोहा है। यदि हम पहला तत्व की बात करें ना, तो सबसे अधिक पाया जाना पहला तत्व आपका ऑक्सीजन है, ठीक है ना। और तत्व के रूप में यदि आप एल्युमिनियम को देखेंगे तो ये तीसरे स्थान पर होगा, ठीक है ना। तो याद रखिए, हमें इसे याद रखना है कि सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व एल्युमिनियम, दूसरे स्थान पर आपका लोहा है, ठीक है ना। अब एल्युमिनियम का उपयोग बता देते हैं कि एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एल्युमिनियम का उपयोग, तो ये कुछ चीज़ों को हम यहाँ पर स्किप भी कर रहे हैं ताकि जिन चीज़ों का हमें लग रहा है कि एग्ज़ाम से रिलेशन नहीं है, उन चीज़ों को हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो 1 शॉट क्लास है आप लोग का एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है ना। एल्युमिनियम का उपयोग बताए ना, ये VVI कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा जाता है अक्सर। ये नहीं, ये एल्युमिनियम, तांबे, लोहा, ये सब चीज़ का उपयोग पूछा जाता है। तांबे का उपयोग तो आप लोग बता ही देंगे। एल्युमिनियम का उपयोग सबसे पहले पहला उपयोग जो है चॉकलेट का रेफर बनाने के लिए। चॉकलेट, जो चॉकलेट देखे ना, चॉकलेट के अंदर में एक चमकीला सा एक लेयर रहता है, ठीक है ना, तो उसमें एल्युमिनियम का उपयोग होता है चॉकलेट के रैपर के रूप में। फिर हम बात करें यदि एल्युमिनियम के और, तो क्रोमियम एवं मैग्नीज के ऑक्साइड से उनके निष्कर्षण करने में तारों का उपयोग विद्युत चालन में भी इसका किया जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग तार बनाने में, कहिए तार बनाने में, बर्तन बनाने में, लिखिए ना बर्तन बनाने में, ठीक है ना, और धातुओं के पार्ट्स बनाने में, ठीक है ना, खिड़कियाँ बनाने में भी होता है, खिड़की बनाने में, ठीक है ना, धातुओं के पार्ट्स में भी, यानी धातुओं के सतह में भी किया जाता है काफ़ी इतना, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं तांबे का उपयोग। यदि तांबे के उपयोग के बारे में बताएं, तांबे के उपयोग, तो तांबे के उपयोग सबसे पहला हमारा है पीतल, ठीक है ना। अब पीतल की बात करें तो पीतल जो होता है ना, ये जिंक एवं सीयू का मिश्रण होता है, सीयू का मिश्रण होता है, इसे मिला तांबे के साथ मिला दिया जाता है, ठीक है ना। दूसरा, तांबे का दूसरा उपयोग कांसा के रूप में होता है। कांसा मतलब इसमें भी आपका मिलाया जाता है, तांबा में टीन एवं सीयू मिलाया जाता है, टीन और कॉपर मिला दिया जाता है, ठीक है ना। फिर से डायरेक्ट तांबा का तीसरा उपयोग डायरेक्ट, ये मिलाकर किया जाता है। डायरेक्ट उपयोग तार बनाने में भी किया जाता है। तार बनाने में हमारे घर में जिस तार का उपयोग होता है ना, हम लोगों के घर में, वो तार तांबा के भी बनाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम कहें तो जल एवं भाप के लिए पाइप बनाने में, यानी इसके अलावा आप लोग कह सकते हैं ना गर्म जल का टैंक बनाने में, ठीक है ना। पांचवा में कह सकते हैं, पांचवा उपयोग बताए तो देखिए आप AC का पाइप देखे हैं ना, गैस का पाइप जो होता है AC में, उस AC के पाइप बनाने में भी इसका उपयोग होता है, तांबा का बना दिया जाता है, ठीक है ना, पाइप बनाने में। तो तांबे का उपयोग भी बहुत ज़्यादा ही है। आगे बात करें जिंक का उपयोग भी देख लेते हैं। जिंक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये VVI पूरा याद कर लीजिएगा इसे आप लोग। जिंक का उपयोग, जिंक यानी Zn के बारे में बात करें, Zn का उपयोग भी देख लेते हैं। Zn का उपयोग, पहला उपयोग जो है देखिए जस्तेदार लोहा बनाने में, यानी लोहा के साथ में इसको मिक्स करके उपयोग किया जाता है। जस्तेदार लोहा बनाने में, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा जो है जिंक का उपयोग बैटरी में भी होता है, ठीक है ना, बैटरियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा बात करें ना, तो इसका उपयोग कई मिश्र धातु जैसे पीतल वगैरह के साथ में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। मिश्र धातु बनाने में भी, जैसे मिश्र धातु के साथ भी इसका उपयोग होता है। मिश्र धातु, जैसे एक दो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए पीतल ही ले लीजिए, तो पीतल के अंदर में आपका क्या डालते हैं, CU 60% रहता है, कॉपर, और इसमें जिंक जो है 40% मिला दिया जाता है,
ये बनता है पीतल बन जाता है आपका, ठीक है ना। या आपका जो जर्मन सिल्वर बनता है उसमें भी आपका ये इसका परसेंटेज में जर्मन सिल्वर में, जर्मन जो सिल्वर बनता है ना, तो जर्मन सिल्वर में, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। Cu जो है आपका 25 से 30% मिला दिया जाता है। और जिंक जो है 25, ये भी आपका 25 से 30% रहता है, 25 से 30% ये भी मिलाया जाता है। और जो ये है आपका, ये 40 से 50% ये भी आपका निकेल मिला दिया जाता है। निकेल 40 से 50% को ये मिला दिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लोहा का भी उपयोग देख लेते हैं। लोहा का भी उपयोग, लोहा का तो ऐसे भी आप लोगों को पता होगा लोहा का उपयोग, लेकिन फिर भी सिलेबस है तो देख ही लेते हैं लोहा का उपयोग। लोहा के उपयोग के बारे में बात करें ना, तो लोहा का उपयोग तो हमें पता है कि अनेकों कार्य में करते हैं हम लोग लोहा का उपयोग। लोहा का उपयोग, ठीक है ना। लोहा के उपयोग के बारे में बात करें तो लोहा का उपयोग सबसे पहले मान लीजिए रेल पटरियों में भी लोहा का उपयोग होता है। पहला इसका उपयोग है रेल पटरियों में, रेल पटरियों में, ठीक है ना, रेल पटरियों में। यदि फिर बात करें हम लोग तो घर के दरवाज़ा बनाने में, घर का दरवाज़ा में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें खिलौना वगैरह बनाने में भी, टेबल बनाने में भी, अनेकों चीज़ बनाने में लोहे का आज मतलब लोहा का उपयोग हमारे बात करें ना तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। हर जगह रॉड में भी होता है, उसमें स्टील का भी उपयोग होता है, लेकिन लोहा है ना, रॉड में भी, रॉड या छरिया बोलिए, छरिया, ठीक है ना। छरिया बनाने में भी छरिया नहीं, सरिया बनाने में भी इसका उपयोग होता है, सरिया में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो अनेकों चीज़ में भी लोहा का आज उपयोग हो रहा है। मतलब हमारे घर में, हमारे आसपास जितने भी चीज़ बन रहा है लगभग उसमें लोहा का उपयोग किए, बिना लोहा के हम नहीं उसे बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा लोहा के भी आपका जो है अलग अलग इसका रूप होता है। जैसे इसमें इस्पात होता है, निकेल होता है, ये भी एक प्रकार का लोहा है, ठीक है ना। आगे बात करने हम लोग तो रेल के पटरियों में ये आपका ढलवा लोहा होता है। ढलवा लोहा का में भी बहुत सारे प्रकार होता है, तो रेल के पटरियों में हम लोग ढलवा लोहा का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। रेल के पटरियों में ढलवा लोहा अक्सर लगाया जाता है। ढलवा लोहा जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड और मजबूत होता है। और इसके अलावा पिटवा लोहा का उपयोग हम लोग कृषि उपयोग में, जैसे मान लीजिए जो हार वगैरह बनता है, ट्रैक्टर वगैरह बनाने में पिटवा लोहा होता है, उसका उपयोग होता है। निकेल और इस्पात के हम बताए उपयोग, तो उसे रस्सी वस्सी बनाने में, स्वचालित वाहन के जैसे होता है ना तार वगैरह बनाने में, उसका उपयोग किया जाता है। और मतलब औजार वगैरह बनाने में, सिक्कड़ वगैरह, इस सब चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, निकेल और इस्पात का उपयोग करते हैं। ये भी आपका याद रखिएगा, निकेल और इस्पात, निकेल एवं निकेल इस्पात का उपयोग, निकेल और इस्पात का उपयोग जो है किया जाता है रस्सी बनाने में और स्वचालित वाहनों में, या हवाई जहाज़ के जो भाई पार्ट्स है, उन्हें वाहन का पार्ट्स लिख देते हैं, वाहन का पार्ट्स बनाने में भी इसका उपयोग होता है। वाहन के पार्ट्स वगैरह बनाने में इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और बाद अगला है, एक और आता है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील जो है ना, इसका उपयोग की बात करें तो यही बर्तन बनाने में उपयोग होता है। बर्तन में इसमें जंग थोड़ा कम लगता है, बर्तन बनाने में, साइकिल के पार्ट्स में, साइकिल में, ठीक है ना, और अन्य जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा बॉक्साइट ऐश से एल्यूमिना का निक्षालन भी किया जाता है, ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए ये जो बॉक्साइट है ना, बॉक्साइट ऐश से एल्यूमिना का निक्षालन कैसे करते हैं। एल्यूमिना पढ़े थे ना हम दो तरीक़ा से। तो एल्यूमिना क्या होता है, देखिए बॉक्साइट को अधिकांशतः सिलिका या आयरन के ऑक्साइड के साथ में टाइटेनियम ऑक्साइड की अशुद्धियाँ होती है। इसमें क्या होता है, देखिए जो सिलिका होता है ना, इसमें सिलिका और आयरन ऑक्साइड के साथ में टाइटेनियम ऑक्साइड की अशुद्धियाँ होती है। और बॉक्साइट अयस्कों को सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा निकाला जाता है। मैंने कहा जाता है, इसमें देखा जाए ना तो इस रिएक्शन के बाद में इसमें जो सोडियम एल्यूमेट होता है उसके रूप में जो सिलिका होता है सोडियम सिलिकेट के रूप में निक्षालित होता है, सोडियम सिलिकेट बनता है, सोडियम सिलिकेट प्राप्त होता है हमें। और इस सोडियम सिलिकेट में जो डेल्टा जी का मान होता है ना, डेल्टा जी, वही डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है। डेल्टा जी का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। अब डेल्टा जी का मान कितना होता है ये देख लेते हैं। देखिए इसे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि डेल्टा जी का जो मान होता है -RT ln के, ऐसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब कहते हैं, कह सकते हैं इसे लॉग होता है, लॉग के, ठीक है ना, कि डेल्टा जी आई बोले हम लोग, तो ये जो होता है आपका
-2.303, ठीक है ना, RT log k इसका जो मान होता है, ठीक है ना। k जो है ये अचर है, स्थिरांक है, k जो है कांस्टेंट, k कांस्टेंट है, ठीक है ना, स्थिरांक है, स्थिरांक यानी कांस्टेंट, बोले तो कांस्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा इसे। और इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक आने वाला है वह है एलिथम आरेख, ठीक है ना, एलिथम आरेख, एलिथम आरेख, एलिथम आरेख। ये एलिथम आरेख क्या होता है इसे हम समझा देते हैं कि एलिथम आरेख देखिए ये कुछ ऑक्साइड के विलयन होते हैं जो डेल्टा जी और टी के मध्य ग्राफ के बीच में प्रकाशित किए जाते हैं। इसे ग्राफ पर हम एलिथम आरेख भी कहते हैं, ठीक है ना, डेल्टा जी और टी मतलब डेल्टा जी और टी के मध्य ग्राफ के रूप में प्रकाशित, ठीक है ना। कुछ अयस्कों का यहाँ पर लिख सकते हैं कि कुछ अयस्कों ऑक्साइड, उस ऑक्साइडों का के विरचन विरयन विखंडन, ठीक है ना, को डेल्टा जी और टी के मध्य, डेल्टा जी और टी के मध्य के बीच ग्राफ के रूप में प्रकाशित करते हैं, ठीक है ना, प्रकाशित करते हैं। हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग इसे बोल रहे हैं वो लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक से प्रकाशित करते हैं, ठीक है ना। इसमें याद रखिए कि एलिथम आरेख में हमेशा डेल्टा जी का मान ऋणात्मक ही होता है, यानी नोट में आप लोगों इसे याद रखिएगा कि इसमें, ठीक है ना, हमेशा डेल्टा जी का मान इज इक्वल टू ऋणात्मक ही मिलता है, कभी धनात्मक नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। इसका उपयोग हम बात करें कि इसका एलिथम ग्राफ का उपयोग कहाँ पर किया जाता है भाई। अब एलिथम ग्राफ के बारे में पढ़ लिए हैं तो इसके उपयोग के भी बारे में जानते हैं। थोड़ा सा और बचा हुआ है, ख़त्म ही होने वाला है कि एलिथम आरेख का उपयोग बताएं। उपयोग, तो इसका उपयोग जो है ऑक्साइडों के अपचयन के उचित उपचयन में सहायक होता है। यानी कहा जाए पहला उपयोग तो ऑक्साइडों के जो ऑक्साइड में प्राप्त होते हैं उन ऑक्साइडों के अपचयन में भी किया जाता है, अपचयन के लिए किया जाता है, ऑक्साइडों के अपचयन के लिए, ठीक है ना। और दूसरा बात करें तो किसी अयस्क के उसमें अपचयन होने की संभावना भी व्यक्त करा वाला, यानी दूसरा जो है ये बताता है कि किसी अयस्क ठीक है ना, अयस्क के उसमें अपचयन होने की संभावना पहले से बता दें कि मतलब इसमें ये अपचयन के समय उष्मा निकलेगा कि नहीं ये बता देगा, ठीक है ना। तो इसका और भी उपयोग है, ठीक है ना, लेकिन इतना काफ़ी है हम लोगों के लिए। इसके बाद जो है देख लेते हैं चांदी और सोना का जो है वो उसका निक्षालन कैसे होता है। चांदी और सोना का निक्षालन, चांदी और सोना का निक्षालन, चांदी और सोना का निक्षालन कैसे होता है। देखिए ये पहले ही आपको बता दिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें कुछ चीज़ें स्किप भी कर रहे हैं, ये एग्जाम के लिए अभी ज़रूरी है आप लोगों का, ठीक है ना। चांदी एवं सोने के धातु क्रम में बात करें तो धातुओं का निक्षालन वायु की उपस्थिति में होता है, ठीक है ना। यानी चांदी एवं सोने के धातु क्रम में धातुओं का निक्षालन, ठीक है ना, इसमें धातु क्रम में धातुओं का निक्षालन वायु की उपस्थिति में होता है, वायु की उपस्थिति, धातुओं का निक्षालन कहाँ होता है, वायु की उपस्थिति में होता है धातुओं का निक्षालन, ठीक है ना। जिसमें धातु बाद में प्रतिस्थापन विधि के द्वारा अलग कर लिया जाता है, बाद में प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसे हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में इसे किया जाता है धातुओं के साथ में, ठीक है ना। चलिए तो ये लगभग हो गया है और एक टॉपिक और है जिसे आप लोग धातु गतिकी के उष्मागतिकी के सिद्धांत, ये ऐसे पूछा नहीं जाता है लेकिन देख लीजिएगा आप लोग। और लगभग चैप्टर ये हमारा कंप्लीट हो गया और इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो उस क्वेश्चन को हम टेलीग्राम के जो चैनल है उस चैनल पर PDF अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसे आप लोग एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना।
जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा, उस चैप्टर को प्रयास करेंगे कि आप लोगों को पढ़ा दिया जाए ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लेकर आ सके आप लोग। धन्यवाद।